ठीक है, आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था गॉस लॉ। ठीक है, ये गॉस लॉ 2। इसमें सेकंड टॉपिक था, मैंने कल आपको एक पहला टॉपिक पढ़ाया था एरिया। एरिया की डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं तो वैसे फाई से है, लेकिन एक वर्ड और होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका सिंबल भी यही होता है। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई लगा सकते हो यहाँ पे, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन मैं इस चैप्टर में इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिखूंगा बस केवल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कहते हैं? तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly, number of electric field lines passing perpendicularly to the plane surface, to the surface लिखना चाहिए, to the surface, number of electric field lines passing perpendicularly to the surface is called electric flux, is called electric flux। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कोई भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ये एक इमेजिनरी लाइन थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो एक इमेजिनरी लाइन थी, रियल लाइन नहीं थी। इसीलिए उनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। मैथमेटिकली हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करें उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डेफिनेशन तो ये है, अभी देखो समझ में आएगा इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मीनिंग क्या है समझ में आएगा। अभी इसे मैथमेटिकली देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला बना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कि फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यही इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है सबसे, कि आप कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्यों? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्यों ना, देखो डेफिनेशन अगर तुम यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, इस पे ध्यान दो, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो वो कैसे पास हो रही हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये देखो इसका फॉर्मूला होता है, और यही हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। इससे एक और डेफिनेशन बना सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any surface is defined as the product of electric field intensity perpendicular to the surface and area of the surface। दोबारा से बोल दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम उसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग एनी सरफेस इज डिफाइंड एज
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, हम ये डेफिनेशन भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसका मीनिंग समझें इस फॉर्मूले का, तो इस पे ध्यान देने वाला पॉइंट है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी लिखनी है, जो सरफेस के कैसी है, परपेंडिकुलर है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ठीक है, जरा समझते हैं क्या इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं यहां कि जैसे मैंने एक आपकी ये रिंग ले ली, रिंग ले लो आप, क्लोज सरफेस में आप कॉइन ले लो, कॉइन डिस्क जिसे बोल सकते हो आप, तो एक डिस्क ले लिया चलो मैंने, ठीक है, ये सॉलिड है आपका, कॉइन होता है ना 10 रुपए का कॉइन, उस तरह का एक हमने डिस्क ले ली और ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखी है, दैट मीन्स इसको ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे नहीं रखा ये कॉइन, हमने ऐसे कॉइन नहीं रखा, हमने इसको कॉइन को ऐसे नहीं रखा है, जैसे जो कॉइन है ना 10 रुपए का हमारा ये कॉइन, तो ये कॉइन हो गया मान लो 10 रुपए का, यहाँ सरफेस पे लिख रहा है 10, इस कॉइन का सरफेस हो गया ये वाला, तो इस तरह से नहीं रखा, इसको ऐसे रखा है कॉइन को, क्लियर है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसका सरफेस हो गया, और सरफेस को हम प्लेन भी बोलते हैं, ये आपका प्लेन सरफेस, या केवल प्लेन भी बोल सकते हो आप इसे, प्लेन सरफेस या प्लेन, ठीक है। पहले इसको समझो कि जो आपका जैसे ये एक आपका प्लेन सरफेस है, तो ये इस सरफेस का प्लेन है, इसको आप इस तरह से कर लोगे तो ये इसका सरफेस का प्लेन हो गया, ये वाला, ठीक है, ये प्लेन हो गया आपका इस सरफेस का, ठीक है। आगे अगर इसमें समझ रहे हैं हम, तो देखो प्लेन सरफेस ही हो गया। एरिया की डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक्स वाई प्लेन में मान लो ये लाई कर रही है, तो मैंने बता ही दिया अभी आपको। एरिया की डायरेक्शन के बारे में बताया था, तो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो एरिया की डायरेक्शन हम ऐसे भी दिखा सकते थे, इसमें ऐसे अलोंग, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो अलोंग जेड एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस, और अगर हम चाहते तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन हम, जैसे ये आपका सरफेस हो गया ये वाला पूरा, और एरिया की डायरेक्शन हम नीचे से दिखा सकते थे, जैसे ये कॉइन है आपका, ये सर्कुलर कॉइन होगा इस जगह पे, ये सरफेस हो गया उस कॉइन का, तो एरिया की डायरेक्शन आप ऐसे भी दिखा सकते थे, एरिया की डायरेक्शन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, और ये भी सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर है, देखो ये, और बाहर की तरफ ये, ऐसे दिखाओगे तो बाहर की तरफ तो होगा, नीचे की तरफ बाहर की तरफ है भाई, सरफेस से बाहर, इस सरफेस, ये कॉइन मानो इसको पहले ऐसे है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और देखो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो एरिया की डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक पॉइंट बता दूं, 2D जो सरफेस होते हैं, इसे ओपन सरफेस कह सकते हो आप, जो 2D सरफेस होते हैं या ओपन सरफेसेस होते हैं, उसमें एरिया की डायरेक्शन जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वही हम एरिया की डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं भाई, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ई की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर है, समझ में आया। तो ये देखो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से दे रखी है, ये डायग्राम मान लो गिवन ही है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायग्राम आपको गिवन है। मोस्टली हम ई और ए की डायरेक्शन सेम मान के चलेंगे, तो ई और ए की डायरेक्शन यहाँ कैसी है आपकी, सेम है, ठीक है। अगर ई और ए की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे मान लो ये डायग्राम गिवन है आपको कि इस तरह से एरिया की डायरेक्शन दिखा दी उसने और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, तो यहाँ इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस पर जरा ध्यान दें, फाई इज इक्वल टू, हमें यहाँ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, जो सरफेस के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर सरफेस लिख सकते हो, और सरफेस की जगह पे आप प्लेन भी लिख सकते हो, प्लेन,
क्योंकि सरफेस होता है प्लेन सरफेस, उसे सरफेस क्या बोलते हैं हम, प्लेन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिख सकते हो, प्लेन या सरफेस। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस है आपका, उसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है नहीं, तो है, तो इसीलिए हम यहाँ ई लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया तो ये ये जो एरिया है इस क्लोज सरफेस का, इस कॉइन, इस डिस्क का आपका एरिया कितना है कंसिडर किया ए। अगर इसकी रेडियस आर होती ये वाली तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर। अभी फिलहाल ए लिख देते हैं, तो ये ई ए। तो देखो हमने कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, जो प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और एरिया का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया आपका प्लस के फाई बराबर ई ए। ये फर्स्ट केस हो गया। देखो इसमें केस बता रहा हूं मैं आपको, जरा समझो, है ना। आपका ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। देखो मैंने कितनी बार लाइन बोली ये वाली, ठीक है ना। तो इसमें देखो ई इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमने ई लिख दिया, और इनटू एरिया तो इनटू एरिया लिख दिया। इस डायग्राम के लिए सही है। ठीक है, यहां केस सेकंड की बात कर रहे हैं हम, केस सेकंड। तो केस सेकंड में देख रहे हैं अगर डायग्राम हमें इस तरीके से दे रखा हो, है ना, मान लो ये डायग्राम है, ये आपका तो वही सरफेस है आपका ये, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं, ये प्लेन सरफेस हो गया आपका। एरिया की डिस्टेंस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये गिवन है आपको ई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया उसने ऐसे ई की डिस्टेंस दे दी, और ये गिवन है उसने थीटा। तो यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, तो यहाँ थीटा का नेम पर ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थीटा का नेम पर। इस फॉर्मूले में इस लाइन पर ध्यान देना कि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो रही है, इसलिए परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन ये, और एक थीटा का नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जो हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं वो किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं ई, एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया। देखो एक बात समझ लो, आप बहुत से बच्चे ये लिख देते हैं कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। देखो एरिया तो ये सरफेस एरिया तो ये वाला है, ये एरिया हो गया सरफेस एरिया आपका। अगर एक डिस्क है तो सरफेस एरिया यही वाला तो हुआ, ये वाला डिस्क का सरफेस एरिया ये तो होगा। तो ये सरफेस एरिया अलग वर्ड है और डायरेक्शन ऑफ एरिया अलग वर्ड है। सरफेस से अगर एरिया ये है, ये सरफेस एरिया है ये वाला, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया ये है। तो आपकी जो ये एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बिटवीन नहीं है, ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया की डायरेक्शन जो है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच बनने वाला एंगल है टेल टू टेल या हेड टू हेड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखें तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो या सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्या बताइए, ये वाला इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये इस जो प्लेन सरफेस है आपका, यहाँ सर्कुलर जो प्लेन सरफेस है, सर्कुलर जो प्लेन सरफेस है, क्या उसके ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं है। दिख रहा हो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर या प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। एक लाइन इमेजिन कर लो यहाँ पे एक सरफेस पर यार, ठीक है ऐसे। तो ये सरफेस हो गया, प्लेन हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस फॉर्मूले का यूज करें तो कैसे करें भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन की परपेंडिकुलर नहीं, इस डायग्राम में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन की परपेंडिकुलर, इसलिए ए लिख दिया। और एरिया कितना ए, यहाँ पर भी इसका एरिया कितना ए, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो अगर ये लिखें तो देखो ई लिखेंगे तो हमेशा यहां पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है? तो इसके कंपोनेंट कर लें। तो ये कंपोनेंट कर लिया, देखो मैंने इसका एक कंपोनेंट करें, एक तो ये आता है ई कॉस थीटा और एक ये आता है ऐसे ई साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इस
सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा। तो देखो हम इस कंपोनेंट को छोड़ दें क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको। पहले ये वाला कंपोनेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कंपोनेंट जो होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट है, कुछ पार्ट ई कॉस थीटा। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहां हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जो कौन सा इसमें ई कॉस थीटा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम ई कॉस थीटा, ई नहीं लिखेंगे। और एरिया तो कितना है ए, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ। तो यहां से सॉल्व किया तो एक फॉर्मूला बन गया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये देखो ये है ना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला और ये जनरल फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब है कि जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला, इसमें आपको इस बात पे ध्यान ही नहीं देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं। आपको बस इस बात पे ध्यान रखना है कि थीटा हमें कौन सा लेना है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया लेना है। जैसे इस डायग्राम को देखो, इसमें ई की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है। यहां पे ई और एरिया के बीच में जो एंगल है थीटा है वो 0 डिग्री है, क्योंकि ई की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम है। तो इस जगह पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री रख दें यहाँ इस डायग्राम के लिए, तो थीटा 0 रखें, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, देखो आ रही है। समझ में आया आपको, फर्स्ट समझ में आया यहाँ तक, ये वाला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब जरा ध्यान दें तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा लिख रहा है, तो इसे आप फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये देखो डॉट प्रोडक्ट में आ गया, ठीक, ये लिख सकते हैं हम, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा है तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। आपने पढ़ा ना, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसे ही ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अगर हम खोलें, फॉर्मूला लगाएं डॉट प्रोडक्ट का, तो कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच में एंगल होगा, एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, दो वेक्टर क्वांटिटियों का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। ये ध्यान रखना, इस पर वेक्टर मत लगा देना आप, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है। आपने पढ़ा हो कि एक वेक्टर का मल्टीप्लाई हम एक वेक्टर से करते हैं तो स्केलर भी आ सकता है या फिर वेक्टर भी आ सकता है। इसमें फिर दो केस बन जाते हैं, अगर वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करें और स्केलर क्वांटिटी ऑफ 10 हो तो बीच में क्या आता है, डॉट। लेकिन बी, अगर हम वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करें और बीच में क्रॉस आए तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो देखो ई ए कॉस थीटा जो है वो डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो ई ए कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो साइन थीटा आता था, याद हो तो आपको। तो यहाँ कॉस थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया, समझ में ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और बताऊं कि यहां पर जो केस है आपका, अगर हम ये डायग्राम ना बना के ये डायग्राम बनाते, केस थर्ड, ऐसे इसको समझना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे अच्छी तरीके समझिए आप। इसीलिए मैं बहुत आराम से एक एक चीज को दो दो बार रिपीट करके बोल रहा हूं, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझिए, क्योंकि गॉस लॉ में जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। इसे भागने नहीं देना, ठीक है ना, और निकलने मत देना, कॉन्सेंट्रेट करिए। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया कि जैसे ये, जरूरी नहीं ऐसे सरफेस ले लो, आप कैसा भी सरफेस कंसिडर कर लेना। मैंने ये कंसिडर किया है तो मैं यही करता रहूंगा, ठीक है। ये सरफेस हो गया आपका प्लेन सरफेस, ये प्लेन हो गया आपका ऐसे, ये प्लेन, इस सरफेस का प्लेन,
या प्लेन सरफेस, ठीक है, नहीं पूरे सरफेस प्लेन होता है तो एक लाइन बना दी हमने ऐसे। एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। तो एक छोटी सी बात और बताऊं मैं आपको, जानते हो प्लेन के परपेंडिकुलर या सरफेस के परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, प्लेन और सरफेस एक ही वर्ड है, प्लेन सरफेस कह लो या प्लेन कह दो बस केवल। प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, उस सरफेस की एक्सेस कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सेस। तो आप देखो प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है ये वाली इसको आप एक्सेस भी कह सकते हो, ठीक है, और ये प्लेन है, ठीक है। अच्छा, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाया वो इस सरफेस के प्लेन सरफेस के पैरेलल बनाया। इस जगह पे देख के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस के या प्लेन के, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के कैसा है? इस डायग्राम में परपेंडिकुलर है, तो इस डायग्राम में हम कहेंगे ई परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। इसको समझ लो। इस डायग्राम में देखो ये हो गया आपका सरफेस, ये वाला प्लेन सरफेस को प्लेन बोलते हैं। तो ये प्लेन सरफेस, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर तो ई परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। तो यहां ई और एक्सिस कैसे हैं? या इसे बोल सकते हैं इस डायग्राम को ई पैरेलल टू एक्सिस, ऐसे। तो देखो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये और ये। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये देखो ये प्लेन हो गया, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के, इसी डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों सेंटेंसों में से कोई भी आता है तो ये एक ही बात होती है। अगर यहां हम देख रहे हैं तो यहां ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है किसके? प्लेन सरफेस के, है ना। देखो भाई ये आपका प्लेन सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा, तो इस सरफेस के भाई ये कॉइन हो गई ना। देखो आपको दिखाएं, ये आपका क्या हो गया? आपका ये डिस्क हो गया 10 रुपए का कॉइन, ये आपका सरफेस इसका। जब हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, जानते हो ये सर ऐसे क्यों बनाई है? बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आपने डिस्क को ऐसे क्यों बनाया है? ऐसे जानते हो जब हॉरिजॉन्टल रिंग बनाते हैं तो इस तरह की बनाते हैं, ठीक है। नहीं हॉरिजॉन्टल रिंग बनाएंगे, अगर आप इस तरह की रिंग बनाओगे तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और वर्टिकल रिंग बनाओगे सीधा सीधा तो वर्टिकल रिंग इस तरह से बनाएंगे। समझ में आया आपको यहां तक? ठीक है। तो जरा ध्यान दे लीजिए, यहां ई प्लेन के पैरेलल है, और एक और लाइन लिखें तो ई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखो ई एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहां पे समझ में आया? कभी कभी क्वेश्चन में यही बोल देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। तो बच्चा सोचता है कि यार ई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो गया। यहां पर यही कॉन्सेंट्रेट करना है, प्लेन के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें एंगल लेना होता है थीटा। इस डायग्राम, इस फॉर्मूले में वो कितना लेना पड़ता है भाई? कितना लेना पड़ता है? एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया की डायरेक्शन के साथ एंगल लेना होता है। तो ई की डायरेक्शन ये रही और एरिया की डायरेक्शन ये रही। कितना एंगल है देख के बताओ? 90 डिग्री। इसमें थीटा है 90 डिग्री। थीटा कितना है इसमें? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? फाई कितना हो गया इसके लिए? तो फाई हो गया ई ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हो? इसका करो। आप इसका करके देख लो। देखो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का जब यूज करते हैं तो बस केवल एक ही चीज देखनी होती है, क्या? थीटा। ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, और कुछ नहीं देखना होता। इस फॉर्मूले का यूज करें तो, इसका यूज करें तो ये देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं है। अगर आप इसका कंपोनेंट करते ना, देखो अलग से समझ लो कि अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दे रखा है, देखो यहां समझा देता हूं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा ऐसे ई, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा ऐसे ई, और एरिया दे रखा ऐसे ए,
ठीक है, ये चेक कर ले ये उसमें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे रखा, एरिया ये रखा है। अब आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस या प्लेन तो यही है ना आपका, प्लेन सरफेस, इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं है, पैरेलल है। और पैरेलल है तो लेकिन हमें तो इस वाले फॉर्मूले में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो इस कंपोनेंट करोगे तो कितना एंगल है इसका? ये 90 डिग्री। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस ई का कंपोनेंट करें तो 90 डिग्री है। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? ई कॉस 90 डिग्री। और इस कॉस 90 डिग्री आएगा तो उस वाले केस में फाई निकालें इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का यूज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा? ई कॉस 90 डिग्री। और एरिया कितना है? ए। तो फाई बराबर कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? 0। ये देखो फ्लक्स 0 आ रहा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा। समझ में आया? जब इसका यूज मत करो, ये स्टैंडर्ड है, ये डेफिनेशन है, और इसको मैंने इसमें लगा के, इस डेफिनेशन को इसमें लगा के एक फॉर्मूला बना लिया। अब हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना अब आगे। और ये ध्यान रखना कि थीटा जो लो वो ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसको देखो, अगर हम इस वाले पॉइंट को समझ रहे हैं तो अभी देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो देखें आगे कि देखो ये जो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस से, अगर ये समय हॉलो दिख रहा है आपको, ये हॉलो पर पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि रिंग लेके आया हूँ, 10 रुपये का कौन छोटा होता है काफ़ी, उसमें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिंग लिया है, तो ये अगर ये पार्ट सॉलिड होता है ऐसे, है ना, सरफेस बन जाता है, एक सरफेस प्लेन सरफेस बन जाता है। अगर ये वाला पोर्शन मान लो ये 10 रुपये कॉइल होता है, इस सरफेस सॉलिड होता है ना, तो इस सरफेस से अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए, इसे लिंक करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे लिंक करेंगी सरफेस से, पास आउट होंगी सरफेस से, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ध्यान देना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान देना है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं जो सरफेस से लिंक करे। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों है? थ्योरेटिकली समझ रहे हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल है। दैट मीन्स ऐसे है, देखो ऐसे, देखो अगर ये 10 रुपये का कॉइन होता तो ये सरफेस होता है, सॉलिड पोर्शन होता है ऐसे। 10 रुपये का कॉइन होता तो भाई सरफेस सॉलिड होता ना, ये वाला ऐसे, है ना। तो ये सरफेस ऐसे होता और ऐसे होता, तो इसको ऐसे ना लेता हूँ, ये सरफेस हो गया आपका, और ये सरफेस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई, देखो सरफेस के पैरेलल या प्लेन के पैरेलल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से लिंक नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, इसकी अंदर से लिंक करनी चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन्हें कंसिडर करेंगे, लिंक करके जाएंगी। और जो सरफेस के पैरेलल निकल गई बिल्कुल ऊपर से, लिंक नहीं कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सरफेस से लिंक ही नहीं कर रही। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करनी है नंबर में, वो सरफेस से लिंक करनी चाहिए। यहाँ सरफेस के से लिंक नहीं कर रही। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं, जैसे एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरी लाइन, ये सब इस सरफेस से लिंक नहीं कर रही, ये सरफेस के पैरेलल निकल गई। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कंसिडर करनी है जो इसके अंदर से पास आउट हो। कुछ समझ में आया? तो इसीलिए इसे लिंक नहीं कर रही, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। कुछ समझ में आया वाला पॉइंट, ये वाला? तो ये ध्यान रखिए हमेशा के लिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन सरफेस के पैरेलल हो, पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? 0। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। तो आप एक कंडीशन ये भी ले सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन सरफेस के या प्लेन के पैरेलल होती हैं तो सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के या प्लेन के कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है? EA प्लस का EA, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये मैक्सिमम है। इतनी बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो मिटाल के समझाता हूँ दोबारा से। यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ?
थीटा पे ध्यान दे लिया आपने अच्छी तरीके से। अच्छा, एक आगे अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं तो देखो आपका, मैंने आपको ये इतना पढ़ाया, ठीक है, रिपीट कर लेना पीछे से पहले ढंग से। आगे देखते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज ज्यादा करूंगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, थीटा जो है, ये ध्यान रखना, एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन, ई और ए, ठीक है। देखो अगर ये लाइन उसने बोली, अगर ऐसे बोलता ई पैरेलल टू प्लेन, ऐसे, तो देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर ई प्लेन के पैरेलल होगा तो ई और प्लेन के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन हमें जो एंगल यहां कंसीडर करना है वो ई और प्लेन के बीच में एंगल कंसीडर नहीं करना, हमें ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल देखना है। तो देखो जब भी ये लाइन बनता है, क्या वैसा भी सरफेस हो, आप ये बना के देख लो यार, ठीक है ना, ये सरफेस बना दिया है ना, ये प्लेन हो गया, आप ऐसे इसी को प्लेन सरफेस बोल दो या प्लेन बोल दो। ई पैरेलल है प्लेन के, तो बना दो यार ई प्लेन के पैरेलल ऐसे। एरिया की डायरेक्शन होती है वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, ऐसे। इसी को हम, इस लाइन को, जो इस लाइन को हम एक्सेस बोलते हैं, ऐसे एक्सेस। तो हमें जो एंगल, देखो ई प्लेन के पैरेलल है कि नहीं, डायग्राम में बना के देख लो आप इसको। लेकिन हमें एंगल चाहिए ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में, ई और प्लेन के बीच में। अगर हम एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन सरफेस देखें तो वो 0 डिग्री ही है। लेकिन हमें यहाँ एंगल ई और प्लेन के बीच में एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल हमें नहीं लेना है। ये 0 डिग्री तो है, ये करेक्ट है, ई और प्लेन के बीच में अगर एंगल पूछे तो 0 डिग्री इस डायग्राम में, जब ई प्लेन के पैरेलल है तो इसमें कोई शक नहीं है, 0 डिग्री है। लेकिन हमें एंगल ये वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें थीटा किसके बीच में लेना है, ई और एरिया की डायरेक्शन में। तो ई और एरिया के बीच में एंगल कितना है, देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, यही एंगल लेना है हमें। और ये लेना है तो इस डायग्राम में देखो आप एक चीज और देख लो, ये बोलेगा लाइन या ये लाइन भी बोल सकता है, ये वाली चेक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखो जब ये लाइन बोले डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन खत्म, थीटा पे ध्यान रखो, ठीक है। तो ये, तो इस दोनों केसों में जो थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। जब परपेंडिकुलर बढ़ाता है तो बच्चे सोचते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप इसमें कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को मिटा लो अच्छी तरीके से, समझ में आया आपको यहाँ तक। थीटा 90 डिग्री, तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0, है ना। कभी कभी ऐसे भी कहता है, जैसे मैं आपको बताऊं सेकंड केस कह रहा है, जैसे सेकंड केस ये कह रहा है कि ई परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन दूसरे तरीके से कर रहा हूं, समझो अच्छी तरीके से, है ना। ई परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर ये लाइन बोल रहा है तो ई परपेंडिकुलर टू प्लेन, बच्चा सोचता है यार परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो इसको ढंग से समझ लो। अगर देखो डायग्राम हम ये बना रहे हैं, ये ऐसे, ये तो सरफेस हो गया आपका, ये वाला, ये सरफेस को हम एक लाइन खींच लेते हैं, वैसे प्लेन तो ये पूरा ही है, सरफेस जो सरफेस है उसी को प्लेन बोलते हैं, लाइन खींच लेते हैं ऐसे प्लेन। एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर कह सकते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर कह सकते हो, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसने मान लो ऐसे ही दे दिया, इस तरह से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ई ऐसे। तो देखो ई और प्लेन कैसे है, परपेंडिकुलर, तो उसने ये लाइन बोली है ई प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ई और प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया। लेकिन बेटा आपको अगर इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, तो एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन 100% 90 डिग्री ही है, देखो। लेकिन हमें ई और प्लेन के बीच में एंगल नहीं लेना है, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रेट की लाइन, हमें किसके बीच में एंगल चाहिए, ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में, जो सेम डायरेक्शन में है इस समय। तो इस समय थीटा कितना है, 0 डिग्री। ये किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड
डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, ई और एरिया के डायरेक्शन के बीच में एंगल है, ठीक है ना। तो अगर ये वाली लाइन बोलता है परपेंडिकुलर, ई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बताओ सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो परपेंडिकुलर सुन के थीटा 90 डिग्री मत ले लेना कि परपेंडिकुलर सुना और थीटा 90 डिग्री, समझो इसको, इस लाइन को, ठीक है। तो अगर, और इस लाइन को हम ये से भी लिख सकते हैं ई पैरेलल टू एक्सिस, ई पैरेलल टू एक्सिस, ई पैरेलल टू एक्सिस, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चेक कर लो, ई प्लेन एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, एक्सिस ऐसे तो नहीं है, हम ऐसे ये एक्सिस हो गई, ई एक्सिस के पैरेलल है। देखो इन दोनों में से कोई भी एक कहता है तो आप डायग्राम बना लो, ई एक्सिस के पैरेलल, यही डायग्राम बना लो, रफली रफ में जाके बना लो, थीटा मालूम पड़ जाए कितना है, ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल, ठीक है। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री है, और इस जगह पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं, इस जगह पर इसके लिए इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, तो ई ए कॉस 0 डिग्री और कितना हो गया प्लस के ई ए। समझ में आया आपको, आया, क्लियर है, ठीक है, इतना आया। देखो एक दो हो गए, तीसरा एक पॉइंटर बता दूं इसमें लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं, ये डेफिनेशन में डाल देते हैं इलेक्ट्रिक गॉस लॉ की, है ना, उसकी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। एक डायग्राम देखो उसने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया कि ये आपका एक क्लोज सरफेस हो गया, मान लो ये डायग्राम गिवन है, और उसने ये प्लेन बना दिया आपको डायग्राम में, ये उसने एरिया की डायरेक्शन ऐसे दे दी, है ना। देखो अगर डायग्राम में डायरेक्शन गिवन नहीं होती है तो ई और एरिया हम एक ही साइड में कंसीडर करते हैं, एक ही साइड में कंसीडर करते हैं। जैसे एरिया नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे ही मानेंगे, एरिया ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ऊपर ही मानेंगे। लेकिन अगर डायग्राम गिवन है तो फिर कंफ्यूजन ही खत्म, जो गिवन है वो चेक करेंगे। तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे रखी है, या फिर उल्टा कर लो यार, एरिया की डायरेक्शन जो है, आप एक काम करो कि एरिया की डायरेक्शन तो ऐसे दिखा लो, ये रही एरिया की डायरेक्शन तो यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने एरो चेंज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आप एरो चेंज कर दो ऐसे, ये ई की डायरेक्शन है, ये सारी ए की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन ऊपर दिखा दी हमने। देखो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा रहे हैं। ई की डायरेक्शन हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, है ना, ई की डायरेक्शन ऊपर, एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे कर दी, एरिया की डायरेक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। ये क्लियर है। तो इस वाले केस में थीटा कितना है ये देख के बताओ। तो ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, अपोजिट एंगल है ना। ये ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल ले रहे हैं, मान लो डायग्राम इधर रखा है, तो थीटा 180 डिग्री हो गया ना। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, फाई बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा माइनस का ई ए। समझ में आया। तो इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ रहा है, इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ रहा है, इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ रहा है। तो यहां एक नया पॉइंट आता है सामने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही हैं, मतलब सरफेस से बाहर निकल रही हैं परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, प्लस या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर करें तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो सरफेस जो आपका सरफेस है उस सरफेस के एंटर कर रही है या लीव कर रही है, सरफेस से एंटर कर रही है लीव कर रही है, तो एंटर कर रही है। और एंटर करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंटर करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है, बाहर लीव करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ रहा है। और प्लेन सरफेस के पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 0। सरफेस के, प्लेन सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ली एंटर करें तो नेगेटिव और बाहर निकले तो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी। नेगेटिव का होगा जब सरफेस में एंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा, और लीव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और प्लेन के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है,
ये वाली बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। इतना मैंने पढ़ाया आपको, इसको आपने सीखा या नहीं सीखा, उसके लिए एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन। ठीक है, जरा ध्यान दें, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। एक क्वेश्चन में उसने कहा, ये डायग्राम गिवन है कि एक सरफेस ले लिया उसने, रेक्टेंगल सरफेस, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। ठीक है ना, ये ऐसे सरफेस ले लिया, देखो ये वाला सरफेस हो गया, ये रेक्टेंगल सरफेस। मान लो ये सरफेस का आपका प्लेन हो गया, ये रेक्टेंगल सरफेस इस तरीके से ले लिया भाई, इस तरीके से एक रेक्टेंगल सरफेस ले लिया। ये वाला ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा, यहाँ से देख रहे हैं हम तो ये सरफेस इस तरह से, यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे तो ये सरफेस इस तरीके से है, यहीं से देख रहे हैं यहाँ से तो सरफेस इस तरीके से है। ठीक है, चलिए, तो ये प्लेन सरफेस हो गया आपका, ऐसे प्लेन सरफेस ऐसे। एरिया की टर्सन प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होती है, तो हमने देखो एरिया की टर्सन बना दी, और इसी को हम एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, अब उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया उसने, ये डायग्राम गिवन है, और ये उसने एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लेन के बीच में 60 डिग्री है। ये डायग्राम उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और प्लेन के बीच में 60 डिग्री, ये गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 न्यूटन पर कूलम, एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये आपको डाटा गिवन है ये वाला। तो चलो करते हैं, तो देखो करते हैं, तो फॉर्मूला लगाएं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या करता है वो बता रहा हूं, ई की वैल्यू पुट कर लेता है, कितनी है 2, एरिया की वैल्यू पुट कर लेता है, कितनी है 4, कॉस थीटा लिखता है, और एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर वो क्या करता है, ये देखो 8 हो 2 ऐसे ले लेता है, 2 और 4, और कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/2 ना, साइन 30 की 1/2 होती है, और कॉस 60 की भी 1/2 होती है। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, और ये 2 से ये 2 मर गया, तो ये कितना हो गया 4, ये 5 इतना। ठीक है, अभी इसकी यूनिट बता देंगे, तो देखो 5 की वैल्यू 4 हो गई। क्या ये सही है? ये क्वेश्चन सही है क्या? क्या ये आंसर सही है? चेक करो। ठीक है, चेक करा, तो हम कहेंगे ये आंसर रॉन्ग है। क्यों सर? तो जरा समझो, फिर मैं बोलता हूं, ई यहां जो थीटा लेते हैं वो एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया लेते हैं। अगर ये फिगर भी गिवन नहीं होता, ये केवल ये डाटा गिवन होता, तो हम अपनी तरफ से फिगर कंसीडर कर लेते यार, ऐसे कंसीडर कर लेते, एक ही प्लेन सरफेस हो गया अपनी तरफ से, ऐसे इसको लाइन बना लो। अगर फिगर गिवन नहीं है, हम बनाना चाहते हैं प्लेन, एरिया की डायरेक्शन तो 100% सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही होगी। आपको ई और प्लेन के बीच में कितना एंगल है भाई, ये ई हो गया, ई और प्लेन के बीच में एंगल दे रखा है, ये लाइन बना लो ऐसे। ठीक है, ये एंगल दे रखा है उसने 60 डिग्री। देखो भाई एंगल किसके बीच में दे रखा है वो देख लो, ई और प्लेन के बीच में दे रखा है 60 डिग्री, ई ये रहा, प्लेन ये रहा, ये एंगल दे रखा है। लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें ई और डायरेक्शन और एरिया के बीच में एंगल लेते हैं, जो कि ये नहीं है, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला। तो ये कितना होगा देखो, इसके और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसके लिए इस सिचुएशन में फाई बराबर आ गया ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा, ई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दें, एरिया की वैल्यू 4, तो 4 लिख दें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिखा समझ में आया? 60 डिग्री क्यों नहीं सर, 60 डिग्री दे रखा था, तो ये किसके बीच में दे रखा है वो चेक करो ढंग से। यहाँ ई और प्लेन के बीच में एंगल दे रखा है, वो यूज नहीं करते, कई बार बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं 2 × 4, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2।
2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया 4√3। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट लिखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट लिख ली, इसकी यूनिट लिख ली, और इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो ऐसी की ऐसी, तो ये इसकी यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आया आपको, ये कॉन्सेंट्रेट कर लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, ध्यान दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर बता दूं लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे आगे। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी पढ़ाई है, कल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो बताएंगे, और गॉस थ्योरम बताएंगे कि गॉस थ्योरम सब उससे पहले, फिर पहले न्यूमेरिकल करा देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, उसके बाद पहले सॉलिड एंगल समझाएंगे, फिर उसके बाद गॉस लॉ पे जाएंगे कि व्हाट इज द गॉस लॉ, गॉस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको और सुन लीजिए। ठीक है, जरा समझिए। देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इस पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पर। तो फाई बराबर होता